नमस्कार। आज की कहानी है घर वापसी। मिसेस दत्ता मेन गेट पकड़कर खड़ी अपने घर को निहार रही हैं और आंखों से निरंतर आंसुओं की धार बह रही है। उनके पैर उठ ही नहीं रहे थे। ऐसा लगता था कि मन भर भारी हो गए हैं। चलिए मम्मी, जल्दी कीजिए, वरना पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी और आप जानती हैं कि हाईवे पर रात तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। कहते हुए वीरेंद्र ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर उन्हें बैठाया। दोनों बच्चे उनके साथ पिछली सीट पर और प्रिया आगे वीरेंद्र के साथ बैठ गई। वो आंसुओं से धुंधली आंखों से अपनी सखियों को और अपने घर को तब तक हाथ हिलाती रही जब तक वो नज़रों से ओझल न हो गए। मन बोझिल था और देह थक कर चूर हो गई थी। लगातार रोने से आंखें और सिर भी बहुत भारी हो गए थे। इसी मन और देह की थकान में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सिर पीछे सीट पर टिक गया और नेत्र मूंद गए। क्यों जा रही हो? यहीं रहो अपने घर। जो सम्मान कभी कभी जाने से मिलता है वो वहाँ उस जाने से नहीं मिलेगा, दत्ता साहब ने समझाते हुए कहा। अरे मेरे बेटे का घर है, किसी पराए घर थोड़े ना जा रही हूँ। और आप तो मुझे बिना बताए चले गए। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। वह मुंह फुलाते हुए बोली, मैं कहाँ गया हूँ? यहीं तो हूँ तुम्हारे पास। मेरी बात समझो और यहीं अपने घर में रहो। अब उठो और चलो मेरे साथ। कहते हुए दत्ता साहब ने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने उनका हाथ झटक दिया। इसी झटके से के साथ उनकी आंख खुल गई तो उन्होंने देखा कि वीरेंद्र का घर आ गया है। लॉन में गमले टूटकर बिखरे हुए थे। इसी कारण वीरेंद्र को झटके से ब्रेक लगानी पड़ी। ये वही यथार्थ झटका था जो उन्होंने सपनों में महसूस किया था। घर पहुंचते ही आराम कुर्सी पर बैठकर उन्होंने सिर पीछे टिका दिया। उनके मन में सपना अभी ताज़ा ही था और वो उसे समझने की कोशिश कर रही थी। ये प्रिया उनके हाथ में चाय का कप देते हुए बोली, मम्मी आप हाथ मुंह धोकर चेंज कर लीजिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। बच्चे इतने थके थे कि बिना कुछ खाए पिए ही सो गए। उन्हें भी भूख कहाँ थी। किसी तरह एक परांठा चाय के साथ निकलकर लेटने चली गई। इस पूरे समय दत्ता साहब का वो सपना उनका पीछा करता रहा और वो उसका अर्थ समझने में असफल रही। और इसी अधेड़ बूंद में कुछ उनिंदी सी हालात में सुबह हो गई। अगले दिन आध तन जल्दी नींद खुल गई तो वो फिर उसी सपने की सोच में डूब गईं। शुरू के दिन अच्छे थे। प्रिया हर काम के लिए पूछती थी और बच्चे भी अम्मा अम्मा कहकर आसपास ही मंडराते रहते थे। वीरेंद्र भी ऑफिस जाने से पहले और लौटने के बाद उन्हीं के पास रहता था। धीरे ही सही मगर उनका रूटीन भी वापस पटरी पर आने लगा और वो भी घर को अपना समझकर अधिकारों का प्रयोग करने लगी। वहाँ सबके बीच उन्हें अच्छा ही लग रहा था, पर फिर भी उन्हें वहाँ बहुत बोरियत होती थी। सुबह जिस घर से में रेलवे प्लेटफॉर्म की हलचल रहती थी, 9 बजते बजते वहाँ एकदम सूनापन पसर जाता था। फिर वो बालकनी में फूल पौधों को देखते और सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखते हुए समय काटती और सबके आने का इंतजार भी करती थी। उस दिन सबके जाने के बाद जब वो बालकनी में जाकर बैठी तो हल्की फुहार पड़ रही थी। ये मानसून की हल्की फुहार उन्हें बेहद अच्छी लगती थी। कुछ देर यूं ही उन बूंदों को हाथों में उछालते और उनके कोमल स्पर्श को महसूस करते उनका चाय पीने का मन करने लगा। वो उठी और चाय का दूध निकालने के लिए उन्होंने फ्रिज खोला तो वो सामान से ठसाठस भरा था। उसी सामान में दूध का पतीला भी फंसा हुआ था। उन्होंने जैसे ही दूध का पतीला निकाला तो उसके साथ रखा कांच का कटोरा फिसलकर नीचे गिरा। छन की आवाज़ से उसके टुकड़े और मटर पनीर की सब्जी सब तरफ फैल गई। अब चाय पीना भूलकर वो पहले साफ सफाई में लग गई। फ्रिज कई दिन पुरानी सब्जियों, कई तरह के गुथे आटे, पुरानी ब्रेड, खट्टे होते दही और अध सड़े फल सब्जियों से पटा पड़ा था। उन्होंने सूंघ सूंघ कर सारी बासी सब्जियों और आटे का अंदाज़ा लगाकर उन सबको हटाया। दोपहर को प्रिया और टिश्यू के आने तक वो फ्रिज का कायाकल्प कर चुकी थी। प्रिया ने आते ही हाथ मुंह धोकर फ्रिज की तरफ बढ़ते हुए बोली, आप लोग आ जाइए, मैं खाना गर्म कर रही हूँ। फ्रिज खोलते ही प्रिया असमंजस की स्थिति में थी।
उसने पूरा फ्रिज छान मारा पर उसमें आटा और मटर पनीर की सब्जी कहीं नहीं थी। उसे बार-बार फ्रिज में सामान रखते और निकालने से देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? क्या ढूंढ रही हो? मम्मी जी, वो आटा और मटर पनीर की सब्जी नहीं मिल रही। प्रिया ने कटोरों के ढक्कन उठाकर चेक करते हुए कहा, बेटा वो तो मैंने हटा दिए हैं। सब्जी और पनीर दोनों महक रहे थे, पर वो तो मैंने संडे को ही तैयार किए थे। संडे यानी 3 दिन पहले। पर ये तो ठीक नहीं है। ये तो बीमारियों को न्योता देना है। घर पर हम 4 ही तो लोग हैं। रोज ताज़ा बनाने में अधिक समय नहीं लगेगा। उन्होंने प्रिया को समझाते हुए कहा, मेरे लिए संभव नहीं है मम्मी। मैं सुबह की गई दोपहर में लौटती हूँ। फिर मेरी किटी है, मेरा पार्लर है। ये मेरा ही टाइम है। इसके बाद समय ही कहाँ बचता है। तो मैं रोज़ खाना नहीं बना सकती, इसलिए मैं पूरे हफ्ते का खाना एक ही बार तैयार करके रख देती हूँ। वैसे टीशू और वीरेंद्र को भी इसमें कोई परेशानी नहीं है। प्रिया के स्वर में तल्खी थी। मिसेस दत्ता का मन एक सप्ताह का रखा खाना खाने की कल्पना मात्र से खिन्न हो गया, पर उन्होंने स्थिति को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं प्रिया, पहले तुम अकेली थी, अब मैं भी हूं तो खाना बनाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। प्रिया ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उस समय सबने मैगी खाई। उस दिन रात का खाना भी प्रिया ने बाहर से ही ऑर्डर किया। मिसेस दत्ता को ये सब सामान्य ही लगा। वो प्रिया की नाराजगी समझ नहीं पाई। वो तो बेटे बहू के घर को अपना मान रही थी, जहां उन्हें भी कहने और करने का अधिकार था। अगले दिन भी सबके जाने के बाद वो किचन की सफाई में जुट गईं। उन्होंने चीनी, चाय पत्ती और मसालों के डिब्बों को अपने हिसाब से लगाया, ताकि ये रोजमर्रा का सामान उनकी पहुंच में रहे। ये सब काम निपटाते तक प्रिया को टिश्यू के आने का टाइम हो गया। एक बार उन्होंने चमचमाती किचन को देखा और अपने आप से कहा, आज तो मुझे समय का पता ही नहीं चला। वो मन ही मन घर का हिस्सा बनकर बहुत खुश थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने बड़े उत्साह से दरवाज़ा खोला और टिश्यू के हाथ से बस्ता लेते हुए प्रिया से बोली, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, आज मैंने खिचड़ी बनाई है। प्रिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो सीधे किचन में चली गई। मिसेस दत्ता भी दो बोल प्रशंसा के सुनने की ललक में प्रिया के पीछे हो ली। ये खाने की प्लेट निकालते समय बार बार प्रिया की तरफ देख रही थी कि शायद वो कुछ कहे, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो मन महसूस कर रह गई। खाने के बाद वे कमरे में आराम करने चली गई। वो दिन भर की इतनी थकी थी कि लेटते ही कब आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला, और जब तक चला तो शाम के 7 बज चुके थे। प्रिया और वीरेंद्र के बीच तेज बहस हो रही थी और शायद उसी से उनकी नींद खुल गई। तुमने आज भी खाना बाहर से ही मंगवाया है? मैं ये रोज रोज बाहर का खाना नहीं खा सकता। वीरेंद्र झल्ला रहा था। ये बात तुम अपनी माँ को समझाओ, प्रिया ने भी तेज आवाज में कहा। इसमें माँ कहाँ से आ गई और उन्होंने क्या किया है? क्या किया है? ये तुम उन्हीं से पूछो। उनसे क्या पूछना है? तुम ही बता दो। क्यों बात को बढ़ा रही हो? इसके आगे सुनना उन्हें अच्छा नहीं लगा कि उनकी वजह से बहू बेटे में कलह हो रही है, पर उसके बाद घर में और सबके व्यवहार में कुछ तो बदल गया था, जो वो समझकर भी नहीं समझ पा रही थी। उस दिन के बाद रविवार तक घर में खाना बाहर से ही आता रहा और फिर रविवार वाले दिन प्रिया ने मेहरी के साथ मिलकर फिर सप्ताह भर का खाना बनाकर फ्रिज में भर दिया और किचन का सामान यथावत कर दिया। इस पूरे समय ने प्रिया ने उससे कुछ कहा और न ही कोई शिकायत ही की। वो वैसे भी कम ही बोलती थी। जो कुछ भी मुखर था वो उसके हाव भाव और काम थे जो उसके नाराज़गी दर्शाते थे। मिसेस दत्ता को टिश्यू से बहुत स्नेह था, शायद उसे भी हो, पर वो कच्ची उम्र की बच्ची थी और उस पर उसकी माँ का प्रभाव इतना अधिक था कि उस वृत्त के बाहर उसे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता था। उन्हें टिश्यू की सहेलियाँ भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो नाइट स्टे के नाम पर हर कुछ दिन के कुछ दिन में आ धमकती थी और टिश्यू की अनुपस्थिति में उसकी बुराई करती।
थे। उन्होंने टिशू को समझाने का प्रयास किया तो उसने कहा, आजकल ऐसी ही सहेलियां होती है। जिन सहेलियों और दोस्तों की बात आप करती हो वो कहानियों में होते हैं। बहुत कोशिश के बाद भी ये बात उनके गले नहीं उतरी थी। उन्हें तो मिसेस शर्मा सरोज और अपनी बाकी सखियां याद आने लगी जो सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहती थी। अब वो सबसे ज़्यादा स्नेह टिशू से करती थी, तो वो चाहती थी कि वो सौंदर्य और उनके सारे नुस्खे टिशू को बताएं। उनके उन उपचारों और नुस्खों की बड़ी धूम थी। आसपास की सभी लड़कियां उनसे टिप्स लेने आती थी। उन्हें याद है कि टीना शादी से पहले रंगत निखारने के लिए उनसे कोई नुस्खा लेने आई थी और उनके बताए मसूर दाल और चंदन के उपटन ने कमाल कर दिया था। मुरझाई सी रंगत वाली टीना अपनी शादी तक पहचान में ही नहीं आ रही थी। इस उपटन ने उनकी रंगत को निखार दिया था, पर यहाँ टिशू पर उनकी दाल नहीं गलती थी। एक बार उन्होंने बड़े जतन से आंवला मेथी का तेल उसके लिए बनाया था, जिसे उसने बड़ी रुखाई के साथ निकार दिया था। उनका मन एकदम रुआंसा हो गया था। उन्हें टीना, शर्लिन और आमना ये सब लड़कियां याद आने लगी जो उनके पास इन्हीं उपचारों के लिए मंडराती रहती थी। वीरेंद्र भी अब कभी कभी ही उनके पास आता था और वो भी औपचारिक हालचाल ही पूछता था। गोलू को भी उनका समझाना पसंद नहीं था, तो वो भी उनसे कन्नी काटने लगा था। इस पूरे घर में सिर्फ रानी का आना ही उनके लिए राहत का समय होता था। रानी घर का काम निपटाते हुए उनसे बातें करती रहती थी, पर वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकती थी। वो रोबोट की तरह अपना काम निपटाती थी। उसे बाकी घरों में भी काम करना होता था। ऐसे में उन्हें टीकाराम याद आता था, जो दत्ता साहब के क्लब चले जाने के बाद सर्दियों में लोन की गुनगुनी धूप में और गर्मियों में एसी की ठंडक में उनकी कुर्सी के पास बैठा उनके पांव दबाता हुआ अपने गांव और बचपन की बातें करते रहता था। पर यहाँ वीरेंद्र के यहाँ तो अकेलापन और रुखाई ज़्यादा थी। उन्हें अच्छे से याद है वो रविवार का दिन वो हमेशा की तरह कमरे में अकेली रामायण पढ़ रही थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। वीरेंद्र, प्रिया, टिशू और गोलू सब व्यस्त थे। सबके अपने अपने प्रोग्राम थे और वो किसी में भी फिट नहीं होती थी। टिशू की सहेली के जन्मदिन की पार्टी थी, गोलू का क्रिकेट मैच था, प्रिया की किटी थी और वीरेंद्र को क्लब जाना था। मतलब सबको कार्यक्रम सुबह से तय थे। मिसेस दत्ता अकेले बैठे बैठे ऊब गईं तो बाहर आकर हॉल में बैठ गईं कि कोई तो दिखेगा। घर की हलचल में प्रत्यक्ष न सही परोक्ष ही शामिल होंगी। बाहर आकर देखा तो सब तैयार थे। मम्मी, दरवाज़ा बंद कर लीजिए और हाँ, आपका खाना रखा है, अगर ठीक लगे तो रोटी बना लीजिएगा, मुझे लेट हो रहा है, हम शाम तक लौट आएंगे, प्रिया ने कहा और बिना उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए चारों निकल गई। वो चुपचाप उठी और दरवाज़ा बंद कर लिया। सिर उठाकर घड़ी की तरफ देखा तो 2 बज रहे थे। अब उन्हें तेज भूख लग रही थी। आज सुबह से उन्होंने सिर्फ चाय ही पी थी। एकादशी का व्रत जो था, उन्हें लगा शायद किचन में प्रिया कुछ व्यवस्था करके गई होगी। जाकर देखा तो फलाहार का कोई प्रबंध नहीं था। आलू मटर की सब्जी कुकर में थी और थोड़ा आटा गूथा रखा था। उनका मन भर आया और वो मुंह में थोड़ी चीनी डालकर और पानी पीकर वापस अपने कमरे में लौट आई। पता नहीं कब बैठे बैठे आंख लग गई और जब खुली तो घंटे की आवाज़ से जो लगातार बज रही थी। उन्हें किसी तरह दरवाज़ा खोला तो देखा टिशू और प्रिया थे। गुलाबी ड्रेस और खुले बालों में टिशू बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देख उन्हें काजल की याद आ गई। उन्होंने बढ़कर उसके गाल सहलाने चाहे तो उसने चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, मम्मा कितनी बार कहा है कि एक चाबी अपने या मेरे पास रखा करो, और आप हैं कि सुनती ही नहीं और किसी को भी चाबी देकर चल देती हैं। किसी को भी, मैं किसी को भी हूँ। वो अवाक प्रिया का चेहरा देख रही थी। प्रिया के चेहरे पर कोई भाव न देखकर उनका मन कसोला हो गया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुबह से भूखे पेट अब सिर दर्द करने लगा तो वो मन मारकर उठी कि बहू से कुछ फलाहारी बनाने को कहे। बाहर निकली तो देखा कि तब तक गोलू और वीरेंद्र भी लौट आए थे। सब शायद कहीं जाने के लिए तैयार हो
रहे थे। कहीं जा रहे हो वीरू? उन्होंने पूछा। हाँ मम्मी, हम मूवी देखने जा रहे हैं। आने में देर हो जाएगी। आप रानी से काम करवाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा। वीरेंद्र की जगह प्रिया ने जवाब दिया। उनसे कुछ और पूछते नहीं बना और रानी के जाने के बाद वो वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गई। उनका मन बेहद उदास था और कई तरह के सवाल जवाब उनके मन में उठ रहे थे। क्या इसी उपेक्षा और अकेलेपन के लिए वो यहाँ आई थी? ये सवाल बार बार उनके मन में कौंध रहा था। शाम के 6 बज रहे थे। उन्होंने अधिक देर करना ठीक नहीं समझा और तुरंत घर वापसी की टैक्सी बुक करने मिसेस शर्मा को फ़ोन किया। मिसेस शर्मा, मैं रात 9 बजे तक पहुँच रही हूँ। मैं आज व्रत हूँ। क्या तब तक कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं, बहुत कुछ हो पाएगा। मैं और सरोज जी भी व्रती हैं। आप तो बस जल्दी से आ जाइए, साथ में व्रत खोलेंगे। मिसेस शर्मा की आवाज़ में उत्साह स्पष्ट था। उनके उत्साह और स्नेह ने मिसेस दत्ता के मन को मिठास से भर दिया और फिर तो उनके हाथों को जैसे पंख लग गए और उन्होंने झटपट अपना सामान बांधा और टैक्सी की राह देखने लगी। आज उन्हें सपने का पंख लग गए और उन्होंने झटपट अपना सामान बांधा और टैक्सी की राह में देखने लगी। आज उन्हें सपने का अर्थ समझ आ गया था। सपने का अर्थ यानी घर वापसी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।